नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल युवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो मैं जो है आपके लिए आज लेकर आया हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो जीके पेपर 1 है, उसमें अपना एक टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। पूरी क्लास जो है एक क्लास में एकदम डिटेल से अपन जानेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में, और जो आपकी ऊर्जा क्षमता है भारत की वो भी जानेंगे। सारा का सारा जो मटेरियल आपको सिर्फ इस एक क्लास में मिल जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगामी जो सेकंड ग्रेड है उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एकमात्र चैनल है पूरे यूट्यूब पर जो सिर्फ सेकंड ग्रेड को समर्पित है। पूरा का पूरा जो 28,000 सब्सक्राइबर है वो सारे के सारे अपने सेकंड ग्रेड के हैं। इसके अलावा कोई वीडियो यहां नहीं डाला जाता है। तो आज का जो अभी स्टार्ट करते हैं अपन ऊर्जा संसाधन टॉपिक। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है इनको जो है ऊर्जा जो संसाधन उनका वर्गीकरण देख लेते हैं। इनका वर्गीकरण जो है आपका परंपरा के आधार पर दो प्रकार के जो है संसाधन होते हैं, यहां से क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की। किसकी? परंपरागत। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं? तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन वो होते हैं, शॉर्ट में लिखूंगा, ध्यान रख लेना, जो प्राचीन समय से उपयोग किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? प्राचीन समय से जिनका उपयोग किया जा रहा है उनको परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं और वापस भी आ सकते हैं। परंपरागत उनको कहते हैं जो प्राचीन समय से आ रहे हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। कौन सा? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आ जाता है? कोयला आ जाता है। ठीक है, कोयले के अलावा खनिज तेल आ जाता है। खनिज तेल के साथ में प्राकृतिक गैस आ जाती है। ये परंपरागत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परंपरागत। ठीक है, और ध्यान रख लेना आप, एक जल विद्युत भी परंपरागत के अंतर्गत ही आता है। मतलब ये लंबे समय से अपन इनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका आता है वो है आपका गैर परंपरागत। कौन सा? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में क्या आता है? तो गैर परंपरागत में आपके वो आते हैं जो ऊर्जा संसाधन का विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ है। ठीक है, अपन कह सकते हैं पिछले कुछ दशकों से जिनका उपयोग हो रहा है। पिछले कुछ दशकों से जिनका उपयोग हो रहा है। दशकों से उपयोग हो रहा है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा लेकिन एकदम अच्छे तरीके से अपन जो है जानेंगे। तो पिछले कुछ दशकों से ही जिनका उपयोग हो रहा है, तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? तो इसमें उदाहरण के तौर पर इस कलर से लिख देते हैं। एक तो आपका सौर ऊर्जा हो गया, ये आपका गैर परंपरागत है। ठीक है, सौर ऊर्जा के अलावा अपन बात करें पवन ऊर्जा की। ठीक है, जो अभी अपन जो है नया नया जो सीखा है अपन ने उनकी बात हो रही है यहाँ पर। इसके साथ ही ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा, ये सारे के सारे आपके गैर परंपरागत हैं। ठीक है, और अपन परमाणु ऊर्जा में बात करें तो भूतापीय ऊर्जा, ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा के बाद में आपका जो आ जाएगा बिजली जो है अपनी वर्तमान में। ठीक है, ये और समुद्रीय ऊर्जा, ये जो है समुद्रीय ऊर्जा, ये सब आपके क्या है? ये सब के सब आपके क्या है? जो है गैर परंपरागत है। ठीक है, बायोमास और बायोगैस भी लिख लो इसमें। क्या? बायोमास और बायोगैस, सबको अच्छे से भी जानेंगे। बायोगैस और बायोमास, ये अपना ऊर्जा संसाधनों का एक वर्गीकरण मैंने आपको देने की कोशिश की है, जिसमें परंपरागत वो हो गए जो प्राचीन समय से उपयोग हो रहे हैं, और गैर परंपरागत जो पिछले कुछ दशकों से जिनका उपयोग शुरू हुआ है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, वहां से। ठीक है, इन्हीं का दूसरा रूप है। ठीक है, तो एक जो है अलग जो है इसको हम साम्यता के आधार पर कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवीकरण योग्य कौन से होते हैं? तो नवीकरण योग्य वो होते हैं जिनका मतलब क्या होता है? ऐसे संसाधन जिन्हें मतलब मानव प्रकृति में उपलब्ध जो चीज है उनके प्रयासों से बार बार बना सकता है। क्या कर सकता है? जिनको मानव, डायरेक्ट लिख देता हूं, बार बार बना सकता है। बार बार बना सकता है मतलब खत्म नहीं होता। ये जो प्रकृति में चीजें उपलब्ध है उनसे बार बार बना सकता है। तो नवीकरण योग्य जो है उनमें कौन से आएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ डायरेक्ट ही लिख देता हूं, क्योंकि बार बार जो नाम लिखने से अच्छा है। जो भी आपके गैर परंपरागत है, कौन से? गैर परंपरागत, वो सारे जो है यही है। ठीक है, सारे के सारे गैर परंपरागत नवीकरण योग्य हैं। जैसे कौन से हो गए गैर परंपरागत? ये तो ये सारे क्या आपके जो है नवीकरण योग्य हैं। ठीक है, फिर जो बात आती है अनवीकरण योग्य, और अनवीकरण योग्य कौन से होंगे? वह संसाधन
जो मतलब मानव द्वारा बार बार निर्मित नहीं किया जा सकता, और जो है या हम कह सकते हैं मानव जीवन में कभी पुण्य नहीं बना सकता, जीवन में कभी पुण्य नहीं बना सकता। कभी कोयला क्या वापस बना सकता है? पुण्य नहीं बना सकता। कोयला हजारों सालों के लाखों सालों से बनता है पृथ्वी के दबाव के कारण, तो मानव जीवन में कभी पुण्य नहीं बनाया जा सके। उनको कहते हैं अपन कौन सा? अनवीकरणीय, बनाया जा सके। और इसमें वो सारे आ जाते हैं जो परंपरागत में है। कौन से? परंपरागत वाले, जैसे वो मतलब कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे जो है जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला खनिज, ये नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ये सारे के सारे अपने जो है क्या है? ये सारे के सारे अपने जो है क्या हो गए? ये परंपरागत वाले जीवाश्म ईंधन, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे अपने अनवीकरण योग्य हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बात आती है अपनी, फिर एक बात जो अपवाद है, यहाँ पर अपवाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो है सभी बातें अपने को करनी जरूरी है। यहाँ जल विद्युत देखो, जल विद्युत किस में आ रहा है? यहाँ पर परंपरागत में। किस में आ रहा है? परंपरागत में। लेकिन इनमें एक जल विद्युत क्या अपवाद है? अपवाद के तौर पर अपन क्या लिख सकते हैं? जल विद्युत। जल विद्युत जो है यहां पर आना तो इसमें चाहिए था, लेकिन आता किस में है? नवीकरण में आता है, ठीक है। जल विद्युत किस में आता है? नवीकरण में आता है, परंपरागत होते हुए भी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एक अपवाद है। जल विद्युत ऊपर परंपरागत में है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या हो गया? नवीकरण योग्य में आ गया। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो परंपरागत वाले सारे हैं, प्लस में ऊपर मैंने अपने एक नाम नहीं लिखा, नाभिकीय ऊर्जा, वो भी इसी में आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जल विद्युत का सबसे खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि जो अपने नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं ना, वो गैर परंपरागत होते हैं जो है ना। लेकिन गैर परंपरागत के अलावा एक सिर्फ जल विद्युत ही ऐसा है जो आपका परंपरागत होते हुए भी क्या होता है? नवीकरण योग्य होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं नीचे की साइड, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोयले के बारे में। किसके बारे में? कोयला। और अपनी टेस्ट सीरीज जो है अपने ऐप पर चल रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं वहां पर डाल दूंगा अभी, ठीक है। कोयले की बात कर लेते हैं, एकदम शॉर्ट में जानेंगे। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, और वैसे पता है। सबसे पहले बात करें एंथ्रासाइट या एंथ्रेसाइट, ठीक है। दूसरा कोयला जो होता है उसका नाम होता है आपका बिटुमिन्स, ठीक है, बिटुमिन्स। और तीसरा जो कोयला होता है आपका, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट। और चौथा जो कोयला होता है आपका, उसका नाम होता है पीट, ठीक है। इनमें क्या अंतर होता है? कार्बन की मात्रा का अंतर होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है कितनी होती है? जो एंथ्रेसाइट होता है उसमें 80 से 90% क्या होता है? कार्बन होता है। तो ये सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख रहा हूं मैं, बिटुमिन्स जो होता है उसमें 75 से जो है 80% क्या होती है? जो है कार्बन की मात्रा होती है। फिर लिग्नाइट की बात करें, इनमें लगभग 50% जो है क्या होती है? कार्बन की मात्रा। और जो पीट कोयला होता है उसमें 50% से कम होती है, 50% से कम जो है आपकी क्या होती है? कार्बन की मात्रा होती है। तो ठीक है, ये यहाँ पर 50% तक होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोयला जो होता है उसमें एंथ्रेसाइट कार्बन की मात्रा 80 से 90, बिटुमिन्स जो होता है उसमें 75 से 80, और लिग्नाइट में 50% तक कार्बन होता है, और पीट में 50% से कम होता है, ठीक है। अब आपको जो ध्यान में रखना है कि जो भारत की ऊर्जा है ना, भारत की जितनी कुल ऊर्जा है, ये भी चीज यहां लिख देता हूं, भारत की कुल ऊर्जा का आगे अपन ऊर्जाओं का देखेंगे कहां से कितनी प्रतिशत प्राप्त होती है, का 48% कोयले से प्राप्त होता है। 48% प्राप्त होता है किससे? कोयले से। यह आपको ध्यान में रखना होगा। भारत की कुल ऊर्जा का 48% प्राप्त होता है किससे? कोयले से। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट बात बनती है। अब अपन बात करते हैं भारतीय कोयले की, कि भारत में कोयला क्षेत्र किसकी बात करेंगे। ये सारी की सारी पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां मिल जाएगी। भारत के क्या करेंगे? कोयला क्षेत्र। भारत के कोयला क्षेत्र। भारत में दो प्रकार का कोयला पाया जाता है मुख्यतः, कुछ अन्य भी पाया जाता है लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार का पाया जाता है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करें गोंडवाना युगीन। जो गोंडवाना युगीन कोयला एक तो ये पाया जाता है। दूसरा जो पाया जाता है वो ट्रसरी जो युग है उसका, ट्रसरी काल का। और एक अन्य भी पाए जाते हैं कहीं कहीं पर, उनकी भी अपन थोड़ी चर्चा कर लेंगे। जो अपने एग्जाम में काम आने वाले हैं वही चीजें अपन देखेंगे। तो भारत में जो कोयला आपका वो कोयला क्षेत्र के आधार पर गोंडवाना युगीन पाया जाता है एक तो,
ठीक है। इसके अलावा जो है पाया जाता है टर्सरी काल का, और एक अन्य काल के भी पाए जाते हैं, उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो आपका ये गोंडवाना काल का जो मतलब कोयला है उस वो लगभग भी जो है 200 लाख साल पुराना है, 200 लाख वर्ष पुराना। ठीक है। और जो टर्सरी काल का है वो लगभग जो है 50 से 55 लाख वर्ष पुराना है ये। ठीक है। अब आप सोचोगे ये करवाना क्यों जरूरी है, कई बार क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है दो प्रकार के कोयले मुख्यतः पाए जाते हैं, गोंडवाना युगीन और टर्सरी युगीन। ठीक है, टर्सरी काल के। अब कुछ जो क्षेत्र है अपने कोयला के, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गोंडवाना युगीन। गोंडवाना युगीन। अब गोंडवाना युगीन या गोंडवाना युगीन जो कोयला है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो क्षेत्र है अपने कोयला क्षेत्र, तो सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है दामोदर घाटी क्षेत्र। दामोदर घाटी क्षेत्र सब आएंगे एकदम क्लियर हो जाएगी, लेकिन क्लास को पूरा देखना पड़ेगा आपको। यहां पर लगभग 50% जो है 50% कोयला पाया जाता है भारत का। कोयला किसका? देश का। ठीक है, देश लिख देता हूं, देश का 50% कोयला, देश का 50% कोयला कहां मिलता है? दामोदर घाटी में। और ये जो मुख्यतः कहां पर है, तो ये झारखंड और पश्चिमी बंगाल जो है आपका, इनमें फैला हुआ ये क्षेत्र है। कौन सा? दामोदर घाटी क्षेत्र। ठीक है। और यहाँ का जो एक मेन जो है दामोदर घाटी में रानीगंज, ठीक है, रानीगंज कोयला क्षेत्र यहीं पर स्थित है। कौन सा? रानीगंज कोयला क्षेत्र। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। जो एक बात और ध्यान रख लेना, फिर जो आता है इसी के अंतर्गत आता है एक झारखंड का एक और नाम है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, झरिया। झरिया झारखंड, ये भी जो है कहां का है? दामोदर घाटी जो क्षेत्र है वहां का जो है कोयला खनन का एक है। ठीक है, कोयला क्षेत्र है ये एक प्रकार से। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। फिर जो अपनी बात आ जाती है इसके अलावा जो है यहां पर जो आपका ये झरिया जो है ना, ये जो झारखंड का जो झरिया है वो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। और पूरे देश का 50% कोयला आपको बता चुका मैं, सिर्फ और सिर्फ जो दामोदर घाटी है वहां से जो है प्राप्त होता है। कहां से? दामोदर घाटी क्षेत्र से। और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है भारत का? झरिया, झारखंड। ठीक है। और रानीगंज जो आपका है, ये रानीगंज जो है आपका ये सेकंड लार्जेस्ट है, और ये पश्चिमी बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में है। और भारत का सेकंड जो है लार्जेस्ट जो है कोयला क्षेत्र है। कौन सा? रानीगंज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर जो अपन थोड़ा सा और अगर बात करें तो यहां पर जो किस प्रकार के जो है कोयला पाया जाता है, तो यहां पर जो कोयला पाया जाता है, कलर और चेंज कर लेते हैं अपन, यहां से प्लस में जाके थोड़ा गहरा कर लेते हैं कलर को। एक मिनट, नीला वाला कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पर जो किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो यहां पर जो है आपका बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना होगा। किस युग के हैं ये? गोंडवाना युग के। ठीक है। इसके अलावा जो है हजारीबाग है, अन्य जो कोयला क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र में नाम आपको ध्यान में रखने। तो एक तो हजारीबाग, हजारीबाग, एक जो है बोकारो, और इसके अलावा एक गिरडीह है। ये सब जो है नाम जो दामोदर घाटी क्षेत्र है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये कुछ नाम आपको ध्यान में रखना है। एक नाम याद रखना है दक्षिण कर्णपुर, दक्षिण कर्णपुर। ठीक है। और एक रामगढ़ नाम से यहाँ पर मुख्य क्षेत्र है। तो ये अपनी दामोदर घाटी जो क्षेत्र है उसकी बात होगी। अब जो दूसरा क्षेत्र है अपना जो इसमें गोंडवाना कालीन में, वो दूसरा क्षेत्र है उसका नाम है आपका महानदी घाटी क्षेत्र। महानदी घाटी क्षेत्र। और महानदी घाटी क्षेत्र में क्या क्या है वो अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो महानदी जो घाटी क्षेत्र है यहाँ पर जो है आपका लगभग जो देश का जो है 25% जो है 25% कोयला देश का 25% कोयला मिलता है। यहाँ पर 25% कोयला यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्यादा अपने को देखने की जो है जरूरत नहीं है। और यहाँ का जो मुख्य क्षेत्र है उसका नाम है आपका तलचर कोयला क्षेत्र। कौन सा? तलचर कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र ये मुख्यतः यहाँ पर। ठीक है। ज्यादा अपने को पता करने की जरूरत नहीं है इनके बारे में। जो ऊपर दामोदर था उसके बारे में अपन देख लिया। तीसरा जो आता है आपका गोदावरी घाटी क्षेत्र। कौन सा? गोदावरी घाटी क्षेत्र।
ऊपर वाला दामोदर था, अब बात आ गई गोदावरी घाटी क्षेत्र का। ठीक है, और गोदावरी घाटी जो क्षेत्र है आपका, ये जो है आपको ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश राज्य में है ज्यादातर भाग इसका। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और यहां पर लगभग देश का 7.5% कोयला क्षेत्र है। देश का 7.5% कोयला यहां से प्राप्त होता है। और यहाँ की कौन कौन सी जगह हैं वो भी थोड़े से क्षेत्र का ध्यान रख लेना आपका, क्योंकि कई बार क्षेत्र पूछ लेते हैं। तो एक नाम याद रखना आदिलाबाद। ठीक है, दूसरा जो नाम याद रखना है करीमनगर, आंध्र प्रदेश के हैं, नाम ध्यान रख लेना। ठीक है, करीमनगर के अलावा एक है आपका खम्माम नाम से, खम्माम। ठीक है, इसके अलावा जो है एक वारंगल, वारंगल, वारंगल नहीं वारंगल, एक वापस बाहर लिख दिया, एक मिनट, वारंगल। ये क्षेत्र क्या है आपके? कोयला क्षेत्र। किसके अंतर्गत? दामोदर घाटी के अंतर्गत। ठीक है, फिर जो आता है आपका एक और जो है कोयला क्षेत्र, जिसका नाम है आपका 4 नंबर पर पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र। पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र, घाटी क्षेत्र। और पश्चिमी दामोदर घाटी जो क्षेत्र है आपका, इसमें जो है कौन सा एरिया शामिल है? तो ये झारखंड का एरिया शामिल है इसमें। कौन सा? झारखंड का एरिया शामिल है। ठीक है, बाकी जो है इसमें ज्यादा आपको जो है याद रखने की जरूरत नहीं है। और कुछ कोयला क्षेत्र की अपन इसमें बात कर लेते हैं। तो एक तो औरंगा है, औरंगा। ठीक है, और दूसरा जो है इसके अंदर जो है डाल्टनगंज, डाल्टनगंज। इसको शायद दोनों को एक ही नाम से जानते हैं, औरंगा डाल्टनगंज, तो बीच में से हटा देते हैं। तो एक तो इसका क्या हो जाएगा आपका? औरंगा डाल्टनगंज है। दूसरा जो यहां पर आपका जो है वो है एक हुत्तार, ये कोयला क्षेत्र है। ठीक है, चौथी अगर अपन बात, पांचवा पर अगर अपन आके बात करें तो वह सोन नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र। और सोन नदी जो घाटी क्षेत्र आपका, इसमें कौन कौन से कोयला क्षेत्र शामिल है और कहां पर ये विस्तृत है वो भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में इसका जो है क्षेत्र शामिल है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो है आपका कोयला क्षेत्र जो है उनको भी ध्यान में रखना है। एक तो उमरिया है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। जो एक सुहागपुर है। ठीक है, और इसके अलावा जो एक सिंगरौली है। ये जो है नाम थोड़े थोड़े याद हो जाने चाहिए आपको। तो ये 5 जो आपके क्षेत्र अपन ने देख चुके हैं। इसके अलावा एक छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र है। ठीक है, छठा जो है आपका 6 पर आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र। यहां से गोंडवाना युगीन पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गोंडवाना युगीन कौन कौन से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका भारत में जो है ना कोयले के उत्पादन में 3rd स्थान है, 3rd स्थान है भारत में इसका कोयला उत्पादन में। ठीक है, और यहाँ पर अपने को ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है एक सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है, 7वां सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ये भी गोंडवाना युगीन है, इनको ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8वां जो है अपने को यहीं लिख देता हूं मैं। 8वां जो क्षेत्र है अपना वो है महाराष्ट्र वर्धा घाटी, महाराष्ट्र वर्धा घाटी। ठीक है, और जो 9वां आपका जो है इसको मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्र। और इसके अंदर जो मुख्यतः जो है वर्धमान एक जो है जगह, उसका नाम याद रखना है, एक बाकुडा। ये जो है वीरभूम, ये मुख्यतः है। ठीक है, फिर जो आपके 10वां जो आता है अन्य कोयला क्षेत्र में, तो जो है तेलंगाना में जो है एक कोयला क्षेत्र है, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम आपका संगरेनी। ठीक है, बाकी आपको इतना याद नहीं रखना है। जो देखो टाइम लग रहा है क्योंकि लिख रहे हैं अपन, बाकी जो है ज्यादा कुछ नहीं लिखा अपन ने, देख लो ये चीजें जो है कोयला से संबंधित है। ठीक है, बात करें अपन ट्रसरी काल का, तो ट्रसरी काल के जो है ना कोयला, ये जो है डायरेक्ट ही याद रख लेना आपको। ट्रसरी काल का कहां क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्रसरी जो काल है उसका कोयला कहां कहां पाया जाता है। तो ट्रसरी, एक मिनट, ट्रसरी गलत लिख दिया। जो ट्रसियरी जो काल है आपका, उसके कोयले कहां कहां पाए जाते हैं, कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो ट्रसरी जो काल के कोयले हैं वो आपके असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और एक पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में वो भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में
रखना है। ठीक है, ज्यादा इसमें जो है याद रखने की जरूरत नहीं है। और लिग्नाइट कोयले की बात अपन जो है राजस्थान के खनिज पढ़ते हैं उसमें कर चुके हैं। राजस्थान में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक। ठीक है, राजस्थान में कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है, अलग कलर से लिख देते हैं, इस राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है आपका, वो पाया जाता है आपका लिग्नाइट कोयला। कौन सा, लिग्नाइट कोयला। ठीक, और इसमें जो है अपन बात करें, वैसे अपने को पता होना चाहिए राजस्थान के बारे में, बीकानेर की जो है पलाना, एक तो बीकानेर का पलाना जो क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता है। दूसरा जो है बाड़मेर में जो है, बाड़मेर में पाया जाता है। कहां पर, बाड़मेर का क्षेत्र है गिरल, वहां पर एक कपूरडी, यहां पर जो है लिग्नाइट कोयले के भंडारे पाए जाते हैं। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं किसका, पेट्रोलियम का। किसकी बात करेंगे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की अगर अपन बात कर ले तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक मिनट, कि भारत का जो है ये सेकंड प्रमुख जो क्या है, ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन। फर्स्ट कौन है, कोयला, और दूसरे नंबर पर कौन सा है, सेकंड प्रमुख कौन सा, मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट में नोट्स टाइप से बता रहा हूं। दूसरा जो है प्रमुख जो है ऊर्जा संसाधन जो है कौन सा, भारत का पेट्रोलियम, और इसी का दूसरा नाम होता है आपका खनिज तेल। खनिज तेल और पेट्रोलियम एक ही चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भारत में कहां कहां से तेल जो क्षेत्र है वो पाए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं असम तेल क्षेत्र की। जो चीजें काम की है उनको पढ़ लेना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं असम तेल क्षेत्र, क्योंकि कई बार ये आ जाता है कि कौन सा तेल क्षेत्र असम से संबंधित नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। ठीक है, तो असम जो तेल क्षेत्र है आपके, उनका नाम ध्यान रख लेना। एक तो आपका डिगबोई क्षेत्र, कौन सा, डिगबोई क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा सूरमा घाटी, सूरमा घाटी, और सूरमा घाटी के बाद में नाम आता है आपका नहर कटिया का। ये जो 3 नाम याद रख लेना, असम से संबंधित है ये। ठीक है, कौन कौन से हो गए असम से संबंधित है, एक तो डिगबोई क्षेत्र, एक सूरमा घाटी और एक नहर कटिया। इनमें भी अगर अपन और नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर जो है डिगबोई क्षेत्र में जो है आपका एक जो है बांदापुंग है, हंसापुंग है। ठीक है, अलग से, वैसे अपने को ये 3 चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो कौन कौन सी असम तेल क्षेत्र है, उसमें डिगबोई क्षेत्र, सूरमा घाटी और नहर कटिया शामिल है। फिर जो अपनी बात आती है गुजरात जिले की, किसकी, गुजरात, तो 2 नंबर पर आता है गुजरात तेल क्षेत्र। क्वेश्चन यहां से पूछें और पूछ वापस भी सकते हैं। तो गुजरात में कौन कौन से शामिल है, तो गुजरात का जो तेल क्षेत्र है आपका, इसमें जो मुख्य नाम है आपका अंकलेश्वर, अंकलेश्वर। ठीक है, दूसरा जो नाम आपको ध्यान में रखना है खंबात व लुनेज क्षेत्र, खंबात व लुनेज क्षेत्र। खंबात तो चलो अपने को पता है, लेकिन लुनेज नाम ध्यान रख लेना, लुनेज क्षेत्र। ठीक है, फिर जो आपका अहमदाबाद के जो पश्चिम में एक कलोल के निकट है नवागाम। ठीक है, नवागाम, एक महसाणा और एक सानंद, और एक नाम ध्यान रखना कोसांबा, कोसांबा, एक मिनट, कोसांबा। ये जो है मुख्यतः नाम आपके गुजरात के हैं। ठीक है, फिर अपनी बात आती है तीसरे नंबर पर, वो आती है पश्चिम अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र। पश्चिम अपतटीय क्षेत्र कौन से हैं, तो अपतटीय क्षेत्र कौन से होते हैं, जो मतलब समुद्र के अंदर हो, समुद्र के अंदर वाले, समुद्र के अंदर जो स्थित हो, मतलब मुख्य भूमि पर नहीं हो। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से शामिल है, यहां से क्वेश्चन पिछली बार आया था। एक तो आपका मुंबई हाई, कौन सा, मुंबई हाई। ठीक है, इसके अलावा एक है अलिया बेट, अलिया बेट। ठीक है, इसके अलावा जो नाम आता है आपका वसाई क्षेत्र, यह भी क्या है आपका पश्चिमी अपतटीय है, कौन सा, वसाई। अब बात आती है पूर्वी तटीय क्षेत्र की, पूर्वी तटीय, 4 नंबर पर आता है आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र। पूर्वी तटीय क्षेत्र में क्या क्या है, पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र में आपको ध्यान में रखना आपका एक तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, और एक जो आपका नाम ध्यान में रखना वो है कावेरी नदी बेसिन,
कावेरी नदी बेसिन, ये तटीय हैं, ध्यान है, नदी बेसिन या क्षेत्र भी कह सकते हैं, बेसिन भी कह सकते हैं, बेसिन। ठीक है, फिर जो अपना आता है 5 नंबर पर, वो आता है कावेरी बेसिन। और कावेरी जो बेसिन है, इसमें भी अपने को मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं कावेरी बेसिन कहां पर है। ये तमिलनाडु में है। कहां पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में यहां पर एक कुआं है जिसका नाम है नारीमनम, और एक का नाम क्या है आपका, जो है कोविल पल। ये 2 नाम कावेरी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अन्य जो क्षेत्र आपके कौन से अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र में अपन बात कर लेते हैं। तो अन्य क्षेत्र में एक आता है आपका केरल का, और इसका नाम है आपका कोंकण क्षेत्र, कोंकण तट क्षेत्र। ठीक है, और जो आपका इसके अलावा राजस्थान में तो आपको पता ही बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसको जो है इतना देखने की जरूरत नहीं है। अब जो भारत में जो पेट्रोल उत्पादन है वो जो है कहां से कितना जो है प्राप्त होता है वो देख लो। 1 मिनट, इसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं भारत में जो पेट्रोलियम है, भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन, तो भारत में जो पेट्रोलियम है इसका उत्पादन जो है कितना होता है वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम भारत में मिलता है वो अपतटीय क्षेत्र से मिलता है। अपतटीय मतलब जो समुद्र के अंदर है, अपतटीय क्षेत्र से। 1 नंबर पर अपतटीय क्षेत्र से जो है 49.3%, यानी लगभग आधा तो अपना कहां से मिलता है, अपतटीय क्षेत्र से। दूसरा जो है यहाँ पर मिलता है राजस्थान से, ये अपने लिए अच्छी बात है। और यहां से क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान से लगभग 22.41% क्या मिलता है, पेट्रोलियम, भारत के कुल पेट्रोलियम का। तीसरा मिलता है गुजरात से, और गुजरात से कितना मिलता है, तो 13.52% कुल तेल क्षेत्र का। ठीक है, चौथा नंबर आता है असम का। ठीक है, और असम में कितना मिलता है, 12.60%। ठीक है, तो भारत के कुल पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा अपतटीय क्षेत्र का योगदान है। और राजस्थान का 2 नंबर पर है, गुजरात का 3 में, और असम का 4 नंबर पर नाम आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर बात आती है अपनी प्राकृतिक गैस की। देखो थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन चीजें पढ़नी ही पड़ेगी, ज्यादा तो अपन ने अभी पढ़ा ही नहीं है। देखो ठीक है, फिर बात अपनी किसकी आती है, फिर बात आती है प्राकृतिक गैस की। किसकी आती है, प्राकृतिक गैस। जहां प्राकृतिक जो मतलब जहां वो पेट्रोलियम निकलता है वहां प्राकृतिक गैस के भी चांस रहते हैं। ठीक है, और आपको इसके लिए जो है ना, प्राकृतिक गैस के लिए जो है आपको ध्यान में रखना होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कलर चेंज करके लिख देता हूं, गैस 1 मिनट, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको अपन गेल कहते हैं, गेल इंडिया। ठीक है, गेल कहते हैं। इसका जो है क्या किया गया, 1984 में स्थापना की गई। इसकी स्थापना किसकी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये किसके काम आती है, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में है, और इसका जो है प्राकृतिक गैस के जो परिवहन और विपणन है उनके लिए काम आती है। मतलब पाइपलाइन वगैरह बिछाना, उनकी देख रेख करना, ये सब गेल इंडिया का काम होता है। ठीक है, अब अपने को ध्यान में रखना है, जो भारत में जो गैस का वितरण है वो कहां कहां पर है, तो सेम वही है, गैस वहीं मिलेगी जहां पर क्या होता है, पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, 1 मिनट, इस कलर से लिख देता हूं, गैस कहां मिलेगी, गैस वहीं मिलेगी जहां पेट्रोलियम मिलता है। क्या मिलता है, 1 मिनट, जहां पर पेट्रोलियम मिलता है, यह आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे असम, मेघालय हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हाई होगी, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, त्रिपुरा हो गया और उड़ीसा हो गया, यहां से जो है गैस मिलती है। अब प्राकृतिक गैस का उत्पादन में जो है कौन से का कितना योगदान है वो मैं देख लेते हैं अपन। भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन, भारत में प्राकृतिक गैस, तो भारत में प्राकृतिक गैस की अपन बात करें तो सबसे ज्यादा जो भारत में प्राकृतिक गैस आती है वो अपतटीय क्षेत्र से आती है। तटीय क्षेत्र से, मतलब समुद्र के अंदर जो पेट्रोलियम क्षेत्र है वहां से ये आती है 68%। ठीक है, दूसरा जो नंबर आता है आपका वो आता है असम का। वहां राजस्थान का आ रहा था पेट्रोलियम में, लेकिन यहाँ असम का आता है 10%। और यहाँ एक नाम नया जुड़ेगा, वो त्रिपुरा, और त्रिपुरा से कितनी आती है, 5%।
ठीक है, फिर बात चौथे पर आते हैं, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, तमिलनाडु, और यहां से लगभग 4% तीनों जगह से मिलकर जो है अपने को प्राकृतिक गैस मिलती है। ठीक है, अब जो बच गए अपने वो हैं कौन कौन से और बचे हैं, जल विद्युत बचा है। तो जल विद्युत के बारे में इतना पढ़ने अपने को जरूरी नहीं है। ठीक है, जल विद्युत को अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है कि जल विद्युत कहां पर ज्यादा मिलती है। तो जल विद्युत के बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। जल विद्युत, जल विद्युत, जल विद्युत की अगर अपन बात करें तो जल विद्युत जो है आपका एक नवीनीकरणीय स्रोत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो जल की गतिज ऊर्जा होती है उसको जो है यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब यांत्रिक ऊर्जा से क्या होती है, जल की गतिज ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा भी कह सकते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसकी जो सर्वाधिक संभावना वाला द्वीप है, महाद्वीप है, सर्वाधिक जो इसकी संभावना है किसकी, जल विद्युत की, वो कहां पर बनती है, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, महाद्वीप में। और सर्वाधिक जो है इसका अभी वर्तमान में सर्वाधिक जो है मतलब उपयोग कह सकते हैं, या जो है सर्वाधिक क्षमता वाला, सर्वाधिक क्षमता वर्तमान में, मतलब जिन्होंने सर्वाधिक क्षमता हासिल कर रखी है वर्तमान में, वो है यूरोप महाद्वीप। कौन सा, यूरोप महाद्वीप। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज जल विद्युत में आपको ध्यान में रखनी है वो कि 1857 में जो है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत जो संयंत्र आपका, ठीक है, वो कहां पर, दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था, दार्जिलिंग में। यह आपको ध्यान में रखना। दार्जिलिंग कहां पर है, पश्चिमी बंगाल में। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना 1902 में यह जल विद्युत संयंत्र था। तो भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना, प्रथम जल विद्युत परियोजना, विद्युत जो परियोजना है आपकी, ये कहां पर की गई, तो ये जो है आपकी जो है कर्नाटक में शिव समुद्रम बांध पर, कर्नाटक में शिव समुद्रम। कमेंट करके बताओ शिव समुद्रम किस नदी पर बना हुआ है। अब जो जल विद्युत उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, जल विद्युत उत्पादन वाले राज्य, उत्पादन वाले राज्य, जल विद्युत उत्पादन वाले राज्य कौन कौन से। तो सबसे पहले अपन बात करें तो प्रथम जो स्थान आता है, फर्स्ट जो है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सेकंड नंबर पर जो आता है वो आपका कर्नाटक, और थर्ड नंबर पर जो आता है आपका वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हो गया। और जो चौथे नंबर पर आता है आपका वो है महाराष्ट्र। कौन आता है, महाराष्ट्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1857 में जो है भारत की प्रथम जल विद्युत जो संयंत्र वो दार्जिलिंग में स्थापित किया गया, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का ऐसा ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, भारत में प्रथम जल विद्युत जो परियोजना वो 1902 में जो है कर्नाटक में। ठीक है, बाकी अपन ऊपर देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बाकी इसमें पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है अपने को इतना ज्यादा, कौन सा बांध कहां पर है, वहां से अभी तक इतने क्वेश्चन आए भी नहीं है और आने के चांस भी कम बनते हैं। फिर अपन जो है आगे अपने को ध्यान में रखना है परमाणु ऊर्जा। किसके ध्यान में रखना है, परमाणु ऊर्जा का ध्यान में रखना है। तो चलो परमाणु ऊर्जा के बारे में देखते हैं। अब जो अगला अपना टॉपिक आता है वो आता है ऊर्जा आती है, वो आती है परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा की अपन अगर बात करें तो परमाणु ऊर्जा के तो जो दो चीजें जो जरूरी होती है, एक तो यूरेनियम जरूरी है, एक आपका थोरियम जरूरी है। कौन सा, यूरेनियम व थोरियम। यूरेनियम जो अपना कहां पर मिलता है, तो ये बिहार में मिलता है एक तो, ठीक है, वह झारखंड में। और झारखंड में अगर अपन बात करें यूरेनियम ज्यादा मिलता है, वो सिंह भूमि जो है या सिंह भूम जो कहते हैं, इस क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, राजस्थान में अगर बात करें तो उदयपुर में मिलता है ये कुछ मात्रा में। ठीक है, थोरियम की बात करें तो थोरियम जो है केरल के समुद्री तटों पर मिलता है, केरल के समुद्री तटों पर मिलता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब अपन जो है थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले परमाणु ऊर्जा में बात करें तो 1948 में, 1948 जो है इसमें परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, परमाणु
ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। कब? 1948 में। भारत के आजाद होते ही जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। अब जो भारत के परमाणु संयंत्र है उनके बारे में वैसे तो अपन जो है कल की क्लास में देख चुके थे, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज करके मैं लिख देता हूं भारत के जो परमाणु संयंत्र है उनके बारे में। सबसे पहला जो है आपका तारापुर जो है भारत का प्रथम है। शॉर्ट में लिखवाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। भारत का प्रथम है। कब निर्माण हुआ? 1969 में। और किसकी सहायता से चलाया जा रहा है ये? तो अमेरिका की सहायता से। एक मिनट, सही से लिख देता हूं। किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से ठीक है। फिर जो दूसरा अपना है वो है रावत बाटा, अपने राजस्थान वाला रावत बाटा। ठीक है, रावत बाटा के बारे में अपने को ध्यान में रखना है। ये सबसे पहले तो रहा आपका, ये महाराष्ट्र में, ये लिखना मैं भूल गया। ये कहां पर है आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, वैसे तो कल की क्लास में चर्चा कर चुके। ये अपना राजस्थान में है और राजस्थान में भी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, इसका निर्माण 1972 में किया गया। ठीक है, और ये कनाडा की सहायता से प्रस्तावित था, मतलब कनाडा की इसमें सहायता ली जा रही है। वो आप समझ लेना, आगे कनाडा लिखा हुआ है इससे। फिर जो आपका एक आता है वो आता है कुड्डनकुल्लम। कौन सा आता है? कुड्डनकुल्लम। और कुड्डनकुल्लम जो आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और ये जो आपको ध्यान में रखना, रूस की सहायता से चलता है। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। फिर आता है आपका जैतपुर जो आपका ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। और ये जो है ध्यान रख लेना अभी प्रस्तावित है और फ्रांस की सहायता से चलेगा ये। किसकी? फ्रांस की सहायता से प्रस्तावित है, अभी बन रहा है ये। ठीक है, फिर अपन जो एक दो और है उनका नाम और बता देता हूं। एक आपका है कलपकम। और कलपकम जो है आपका ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके बारे में एक जो ध्यान रखना, इसलिए रेड कलर से लिख देता हूं। पूर्णतः स्वदेशी है ये, मतलब किसी भी देश की सहायता नहीं ली जा रही। किसमें? कलपकम में। तो ये आपको अलग से याद रखना है। फिर अपन बात करें एक और परमाणु संयंत्र नरोरा जो परमाणु संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश में है। ये डायरेक्ट याद रखने कहां पर है। और एक आपका है काकरापारा, नाम से पता चल रहा होगा। काकरा जो है पार या काकरापारा जो है गुजरात में, नाम से पता चल रहा होगा, गुजराती का सा फील हो रहा है। ठीक है, और फिर आपका केगा। और केगा कहां पर है? केगा कर्नाटक में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तारापुर महाराष्ट्र में प्रथम जो है भारत का जो है परमाणु संयंत्र है, जो 1969 में अमेरिका की सहायता से, रावत बाटा कनाडा की सहायता से, कुड्डनकुलम तमिलनाडु, रूस की सहायता से, जैतपुर महाराष्ट्र, फ्रांस की सहायता से प्रस्तावित है। कलपकम जो है तमिलनाडु का पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में और केगा कर्नाटक में। ठीक है, तो ये आपको जो है मुख्यतः ध्यान में रखना है। फिर अपन बात आते हैं सौर ऊर्जा पर। सौर ऊर्जा तेजी से बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा का प्रचलन जो है आपको, तो सौर ऊर्जा में आपको ध्यान में रख लेना शीर्ष उत्पादक राष्ट्र कौन से हैं? शीर्ष उत्पादक राष्ट्र यानी देश कौन कौन से हैं? ठीक है, एक नंबर पर आता है इसमें चीन। 2 नंबर पर इसमें कौन आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और 3 नंबर पर भारत आता है। तो एक चीज इसमें जो ध्यान में रखनी है कि सौर ऊर्जा में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय, एक मिनट सही से लिख देते हैं, अंतरराष्ट्रीय, ये सही नहीं चल रहा, अंतरराष्ट्रीय सौर दिवस ये ध्यान में रख लेना 3 मई को आता है। कब? 3 मई को। अंतरराष्ट्रीय सौर दिवस कब आता है? 3 मई को आता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, वैसे तो अपन लास्ट में देख लेंगे इन सबको। भारत में जो कुल अधिष्ठापित जो आपकी ऊर्जा क्षमता उसका 21.2% जो है भारत की कुल क्षमता का, भारत की कुल ऊर्जा का 21.2% भारत की कुल ऊर्जा क्षमता का। हालांकि सबको अलग से भी अपन देखेंगे टोटल में कि कितना जो है
किस ऊर्जा का योगदान है, लेकिन भारत की कुल ऊर्जा क्षमता का 21.2% कौन सा है, जो है विद्युत, जो है आपका ये मतलब जो सौर ऊर्जा है वहां से आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर अपन वैसे वाट, मेगावाट में या जो है किलोवाट में जैसे भी अपन देखें कि कितना जो है इसका क्षमता है, तो वो है आपकी जो है 97,865 मेगावाट जो है भारत की कुल ऊर्जा जो मतलब है उसमें से 97,865 जो मेगावाट ऊर्जा है वो आपकी सौर ऊर्जा से आती है। 21.2% है ये पूरे जो है मतलब देश की क्षमता का। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको ध्यान में रखनी है वो चीजें मैं और बता देता हूं। एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि भारत की जो सौर ऊर्जा क्षमता है, भारत की सौर ऊर्जा क्षमता वो जो है अनुमानित कितनी है, 748 गीगावाट अनुमानित है। गीगावाट बता रहा हूं मैं। ठीक है, और राजस्थान की जो सौर ऊर्जा क्षमता है, राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता ये जो है 142 गीगावाट अनुमानित है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान की जो सौर ऊर्जा क्षमता वो 142 गीगावाट और भारत की 748 गीगावाट अनुमानित है। फिर बात करते हैं किसकी, सौर ऊर्जा उत्पादन वाले राज्य, सौर ऊर्जा उत्पादन वाले ऊर्जा, सही से लिख देता हूं, एक मिनट, ऊर्जा उत्पादन वाले राज्य, इनको भी ध्यान में आपको रखना है। सबसे पहले जो नाम आता है वो राजस्थान का ही आता है सौर ऊर्जा में। किसका, राजस्थान का। ठीक है, और राजस्थान की जो है 22,676 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, 2 नंबर पर नाम आता है गुजरात का, 3 नंबर पर नाम आता है कर्नाटक का, ठीक है, 4 नंबर पर जो नाम आता है महाराष्ट्र का। ये आपको जो क्रम से याद रखना है। सौर ऊर्जा उत्पादन वाले राज्य में राजस्थान 1 नंबर पर, गुजरात 2 नंबर पर, कर्नाटक 3 में और महाराष्ट्र 4 नंबर पर। फिर बात आती है सौर ऊर्जा संभावना वाले राज्य, सौर ऊर्जा संभावना वाले राज्य, संभावना कहां पर ज्यादा है, वाले राज्य। ठीक है, सौर ऊर्जा संभावना वाले राज्य में जो सबसे पहला जो नाम आता है वापस राजस्थान का ही आता है, यहां और संभावना है अभी तो। ठीक है, 2 नंबर आता है आपका जम्मू और कश्मीर का, जम्मू कश्मीर डायरेक्ट लिख देता हूं, जम्मू और कश्मीर का। 3 नंबर जो नाम आता है महाराष्ट्र का, और 4 नंबर जो नाम आता है आपका वो मध्य प्रदेश का। यहां पर जो है संभावनाएं ज्यादा है सौर ऊर्जा की। ठीक है, और कहां पर उत्पादन ज्यादा है ऊपर अपने देख चुके। ठीक है, बाकी आपको पता है जो आपका बड़ला जो सोलर पार्क है राजस्थान का, जो भारत का सबसे बड़ा जो है आपका पार्क, बड़ला सौर पार्क, इसके बारे में अपन सब जानते हैं, जोधपुर में ये। ठीक है, जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा है ये, विश्व का सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा तो हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, और यहां पर जो आपके 2245 या अपन कह सकते हैं 2245 मेगावाट की एक क्षमता रखता है। फिर आता है आपका शक्ति स्थल सौर पार्क, शक्ति स्थल सौर पार्क। और शक्ति स्थल जो सौर पार्क है आपका, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये जो है आपका पावगढ़ में है, और पावगढ़ है आपका कर्नाटक में, कर्नाटक। ठीक है, तो शक्ति स्थल जो सौर पार्क है पावगढ़ कर्नाटक में आपका, ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का, दोनों भारत में ही, ये आपको जो है ध्यान होना चाहिए। और इसमें जो है आपकी पूरी 2000 मेगावाट जो है क्षमता है। ठीक है, फिर जो आपका एक और आता है उसका नाम भी पता होना चाहिए आपको, कुर्नूल जो है अल्ट्रा मेगा सौर पार्क, अल्ट्रा मेगा सौर पार्क। और ये जो है कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और इसकी जो क्षमता वो 1000 मेगावाट है। ठीक है, तो ये बड़ला है राजस्थान में, शक्ति स्थल है मतलब पावगढ़ कर्नाटक में, और कुर्नूल अल्ट्रा मेगा पार्क आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक जो है आपको एक फैक्ट बता देता हूं इसी बात पर। फैक्ट है आपका कि एक रामपुर गांव है, कहां पर है, रामपुर गांव, झांसी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, झांसी वाली रानी वही झांसी है ये, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सोलर प्लांट लगाने वाला भारत का प्रथम गांव,
सौर प्लांट वाला प्रथम गांव, सौर प्लांट वाला भारत का प्रथम गांव, वाला भारत का प्रथम गांव कौन सा? रामपुर गांव, झांसी उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर सौर तालाब परियोजना जो है, इसके बारे में ध्यान रखना है। एक तो सौर तालाब परियोजना, या तालाब योजना भी कह सकते हो, परियोजना भी कह सकते हो। सौर तालाब योजना जो है आपकी, या परियोजना जो है, भुज गुजरात में स्थापित की गई है। भुज और कहां पर है? गुजरात में। ये ध्यान में आपको रखना है। और कुसुम योजना के तहत पहला जो सौर प्लांट है वो राजस्थान के बालोजी गांव में लगा था। ये भी थोड़ा पता होना चाहिए आपको। जो पीएम कुसुम योजना है, कुसुम योजना, कुसुम योजना जो है, इसके अंतर्गत प्रथम सौर पार्क, प्रथम सौर पार्क कहां पर लगा? बालोजी, बालोजी गांव है कोटपुतली में, कोटपुतली में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अपनी बात आती है पवन ऊर्जा की। किसकी बात आती है? पवन ऊर्जा की। और पवन ऊर्जा के बारे में अपन जो है बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फिर जो अपनी बात आती है पवन ऊर्जा की, पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो पवन ऊर्जा में जो है सबसे पहले जो है शीर्ष राष्ट्रों की बात कर लेते हैं। पवन ऊर्जा में अच्छा जो है कराने वाले शीर्ष राष्ट्र कौन से हैं? शीर्ष राष्ट्र, शीर्ष राष्ट्र। 1 नंबर पर जो आता है पवन ऊर्जा में वो चीन आता है। 2 नंबर पर पवन ऊर्जा में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है 2 नंबर पर, ठीक है। 3 नंबर पर जो आता है आपका जर्मनी आता है। 4 नंबर पर आता है, 1 मिनट जर्मनी से लिख देता हूं मैं। 3 नंबर पर जर्मनी आता है, 4 नंबर पर भारत आता है। तो भारत को अपने को ध्यान में रखना है 4 नंबर पर, ठीक है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फिर भारत आता है, ठीक है। वैश्विक पवन दिवस, वैश्विक पवन दिवस, 1 मिनट, वैश्विक पवन दिवस कब मनाई जाती है? तो वैश्विक पवन दिवस मनाई जाती है आपकी कब? 15 जून को। कब मनाई जाती है? 15 जून को। तो ये भी ध्यान में रखना। अब अपन भारत की क्षमता की बात करें तो ये 2 तरीके से चलती है। तो भारत की संभावित क्षमता क्या है? भारत की संभावित क्षमता, संभावित क्षमता भी पूछ लेते कई बार। इसमें 2 तरीके से चलता है। एक तो 120 मीटर की ऊंचाई पर, मीटर ऊंचाई, और दूसरी बात कर लेते हैं अपन 150 मीटर ऊंचाई, 150 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। 120 मीटर ऊंचाई पर जो भारत की जो कुल क्षमता है, यहां लिख देता हूं, 120 मीटर ऊंचाई पर जो भारत की कुल क्षमता है आपकी वो है 695.50 मेगावाट, सॉरी गीगावाट, नॉट मेगावाट, मेगावाट तो बहुत कम हो जाती है, गीगावाट, ठीक है। और 150 मीटर से ऊंचाई है उस पर है आपकी 1163.9 गीगावाट, गीगावाट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वही बात आ गई आपकी कि पवन ऊर्जा उत्पादन वाले राज्य, पवन ऊर्जा उत्पादन वाले राज्य, ऊर्जा उत्पादन, 1 मिनट, उत्पादन वाले राज्य, वाले राज्य। तो पवन ऊर्जा उत्पादन वाले राज्य में जो है सबसे पहला जो नाम आता है आपका गुजरात का आता है। अब राजस्थान मत सोच लेना, किसका आता है? गुजरात का। अगर अब आप राजस्थान सोच रहे हो तो अब भी राजस्थान का नहीं आता है, तमिलनाडु का आता है। फिर भी राजस्थान सोच रहे हो तो वापस नहीं आएगा, कर्नाटक आएगा। 4 नंबर पर राजस्थान सोच रहे हो तो महाराष्ट्र आएगा। 5 नंबर पर राजस्थान सोचना बंद कर दिया है तो यहां पर राजस्थान ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान में रख लेना, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा उत्पादन में गुजरात सबसे पहले, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 5 राज्य हैं, ठीक है। बात करें संभावना वाले राज्यों की, 1 मिनट, अब करते हैं पवन ऊर्जा संभावना वाले राज्य, पवन ऊर्जा संभावना वाले राज्य, संभावना वाले राज्य। तो पवन ऊर्जा जो संभावना वाले राज्य हैं, ठीक है। इस तरफ अगर हम अपन 120 मीटर की ऊंचाई की बात करें और इधर करते हैं अपन 150 मीटर ऊंचाई, दोनों को ध्यान में साथ में ही देख लेते हैं। यहां पर जो 1 नंबर पर है वो है गुजरात, 2 नंबर पर जो है आपका राजस्थान, यहां संभावना 120 मीटर की ऊंचाई पर है सबसे ज्यादा। 3 नंबर पर जो आता है आपका वो आता है कर्नाटक, और 4 नंबर पर आता है महाराष्ट्र। ये 150 मीटर की ऊंचाई जो है उस पर जो है संभावना है।
150 मीटर की ऊंचाई पर संभावना की बात करें तो राजस्थान 1 नंबर पर आता है, राजस्थान। 2 नंबर पर आता है गुजरात, जिले राज्य वही है, बस क्रम चेंज हो गया। 3 नंबर पर महाराष्ट्र है और 4 पर कर्नाटक है। पहले 2 क्रॉस और लास्ट 2 क्रॉस कर दो बस। 4 नंबर पर जो है कर्नाटक, 4 नंबर पर कौन सा है, कर्नाटक है। तो बस मतलब पहले वाले दोनों को क्रॉस कर दिया। यहाँ गुजरात राजस्थान था, राजस्थान गुजरात हो गया, कर्नाटक महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र कर्नाटक हो गया। तो ये जो है आपका 125 जो 120 मीटर ऊंचाई पर और ये 150 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन जो वर्तमान में जो पवन ऊर्जा की जो क्षमता है भारत की। ऊपर अपन चले वापस, यहीं चल लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं। भारत की जो मतलब अधिष्ठापित जो क्षमता है पवन ऊर्जा में, वैसे अलग से देख लेंगे अधिष्ठापित क्षमता। तो ये जो है आपकी जो है 48,163 मेगावाट है। ठीक है, और कुल जो है इसका प्रतिशत में बात करें तो 10.4% है। कितनी है, 10.4% है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं, कोई 1-2 इंपॉर्टेंट बातें जो पवन ऊर्जा से संबंधित है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो है पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी, पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी कहां पर है भारत में, विशालतम पेटी। तो पवन ऊर्जा की जो विशालतम पेटी है अपनी, वो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी अगर बात करें तो कौन सा क्षेत्र में, नागरकोइल से मदुरै के बीच में, मदुरै के बीच में, यहां पर ही आपकी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक, फिर जो है भारत जो है वो क्या कर रहा है कि 2030 तक जो है 140 गीगावाट पवन ऊर्जा से उत्पादन करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया रखा है भारत ने। किसने, भारत ने। कब तक, 2030 तक। 2030 तक 140 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, पवन ऊर्जा का लक्ष्य बना के रखा है भारत ने। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, बाकी भारतीय पवन ऊर्जा संस्थान कहां पर है, भारतीय पवन ऊर्जा संस्थान, पवन ऊर्जा संस्थान। और भारतीय पवन ऊर्जा संस्थान जो आपकी ये है नीवे, जिसको नीवे कहते हैं, वो चेन्नई में है। कहां पर है, चेन्नई में, भारतीय पवन ऊर्जा संस्थान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात कर लेते हैं एक पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा नीति, हाइब्रिड ऊर्जा नीति। और पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है आपकी, ये जो है 14 मई 2018 को इसको मंजूरी मिली थी। ठीक है, अब अपन जो थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं भूतापीय ऊर्जा वगैरह की। फिर अपन बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा की। किसकी, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। क्लास बड़ी हो चुकी है लेकिन चलती रहनी चाहिए। भूतापीय ऊर्जा के बारे में आपको बता दूं कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से अपने आप जो ताप का प्रयोग होता है, जैसे कई जगह आपने कई वीडियो वगैरह में देखा होगा, पानी उबलता रहता है पृथ्वी में अपने आप, उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक भूतापीय ऊर्जा अमेरिका में पाई जाती है। सर्वाधिक भूतापीय ऊर्जा की जो संभावना है या फिर जो है वो कहां पर है, यूएसए में। इसका अपने को वैसे कोई लेना देना नहीं। अपन बात करते हैं अपने देश की। ठीक है, अपने देश की अपन बात कर ले तो जो आपकी एक तो पार्वती घाटी है, कहां पर है, पार्वती घाटी। पार्वती घाटी कहां पर है आपकी, पार्वती जो घाटी है वो है पार्वती घाटी, ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल है, 1 मिनट सही से लिख देता हूं हिमाचल प्रदेश को। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और इसके अलावा जो है एक नाम और ध्यान में रख लेना, पुग्गा घाटी। पुग्गा घाटी कहां पर है आपकी, लद्दाख। इनका दोनों का नाम इसलिए लिखवाया मैंने कि यहां दोनों जगह क्या हो चुका है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुका है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुका है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि भारत में भूतापीय जो ऊर्जा क्षेत्र है वो कहां कहां पर है। भारत के प्रमुख क्षेत्र, भारत के प्रमुख भूतापीय क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो है ध्यान रख लेना, जो लद्दाख का पुग्गा घाटी, पुग्गा घाटी। और पुग्गा घाटी कहां पर है, लद्दाख।
ठीक है। दूसरा जो आता है आपका मणिकर्णम, मणिकर्ण, मणिकर्ण जो है ये पार्वती घाटी है, यही है मणिकर्ण में है, ये ध्यान रख लेना मणिकर्ण, और ये आपकी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तीसरे जो नाम आपको ध्यान में रखना है वो तपोवन, तपोवन कहां पर है? उत्तराखंड में। एक मिनट, उत्तरा गलत लिख दिया, उत्तराखंड। चौथा जो नाम आता है आपका ताता पानी, पानी ताता हो गया मतलब छत्तीसगढ़। ठीक है, भले ही राजस्थानी सा शब्द लग रहा है लेकिन है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। पांचवा जो आपका पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी तट जो है वहां पर भी कई जगह पाया जाता है। और छठा जो नाम आपको ध्यान में रखना है नर्मदा व सोन घाटी क्षेत्र, नर्मदा व सोन नदी घाटी, नदी घाटी। ये भारत की प्रमुख भूतापीय जो ऊर्जा क्षेत्र है वो है। ठीक है। उगा घाटी लद्दाख, मणिकर्ण, मणिकर्ण को पार्वती घाटी भी कहते हैं, हिमाचल में है। तपोवन उत्तराखंड, तातापानी छत्तीसगढ़, पश्चिमी तट और नर्मदा व सोन नदी घाटी। अब अपन बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा की। किसकी? ज्वारीय ऊर्जा। इसके बारे में ज्यादा जो है अपने को चर्चा नहीं करनी है, तो देख लेते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा भारत में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में ज्यादा संभावना है। खंबात की खाड़ी और इसके अलावा कच्छ की खाड़ी, यहां जो है संभावना बनती है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है। यहां दो जगह जो है सबसे ज्यादा संभावना बनती है। इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा में, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन डेल्टा में यहां भी संभावना बनती है किसकी? ज्वारीय ऊर्जा की। ठीक है। इसके अलावा जो अपने को ध्यान में रखना है वो है कि प्रथम ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र भारत का कहां पर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये केरल में। और केरल के एक नाम है उसका ध्यान में रख लेना, विंजिगम। विंजिगम जो है आपका केरल में, और केरल में भी तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, और ये जो है 150 मेगावाट का है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ज्वारीय ऊर्जा के बारे में इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा वाले शीर्ष राष्ट्र, ऊर्जा वाले शीर्ष राष्ट्र, शीर्ष राष्ट्र मतलब टॉप कंट्रीज कौन सी हैं? टॉप देश। एक नंबर पर नाम आता है चीन का, 2 नंबर पर नाम आता है यूएसए का, 3 नंबर पर आता है ब्राजील का, और 4 नंबर पर आता है भारत का। ये आपको ध्यान में रखना है। नवीकरणीय कौन सी हो गई? जिनको जो है मतलब वापस बनाया जा सकता है। ठीक है। जल विद्युत है, ठीक है, पवन सौर ऊर्जा है। और भारत की जो है वो कितनी है? भारत की जो है नवीकरणीय योग्य जो है आपकी 2,09,445 मेगावाट है, जो कुल ऊर्जा उत्पादन का कितना है? तो कुल ऊर्जा उत्पादन का 45.3% है। हालांकि इन आंकड़ों को एकदम लास्ट में मैं वापस से बता दूंगा। फिर बात आती है जैविक ऊर्जा की, फिर बात आती है आपकी जैविक ऊर्जा की। जैविक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा जो है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो बायोमास, बायोमास, और एक बायोगैस, बायोगैस। ये दोनों ऊर्जाओं के बारे में साथ में ही देख लेते हैं अपन। ये तो जो है आपकी किससे बनती है? एक तो बायोमास हो गई, एक बायोगैस हो गई। जो बायोगैस जो होती है आपकी, ये किससे बनती है? ये सरसों की जो तूड़ी होती है उससे, सरसों की तूड़ी। ठीक है। धान वगैरह का जो कचरा होता है, तिलहन होती है, तिलहन, एक मिनट, तिलहन की खली जो होती है, मतलब तिलहन मतलब होती है जो आपके जिनसे तेल निकलता है, उन फसलों की जो है आपकी जो खली मतलब जो बचा हुआ कचरा होता है उससे। और एक जो है ये होता है जेट्रोफा से बनता है। जेट्रोफा क्या होता है? जेट्रोफा को कहते हैं रतन जोत, रतन जोत। इनसे बनती है कौन सी? बायोमास। ठीक है। और बायोगैस किससे बनती है? बायोगैस बनती है गोबर, कूड़ा करकट, मलमूत्र, इनसे बनती है। दोनों में अंतर है, ध्यान रख लेना। मलमूत्र जो है इनसे क्या बनती है? बायोगैस बनती है। तो बायोमास है वो सरसों की तूड़ी, तिलहन की खली, जेट्रोपा जो रतन जो होता है उनसे बनती है, जबकि जो है बायोगैस गोबर, कूड़ा करकट और मलमूत्र से बनती है। ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं, एक मिनट कलर चेंज करके, बायोमास। इसकी जो क्षमता है भारत की, अधिष्ठापित जो क्षमता है आपकी भारत की, वो है 10,708 मेगावाट, और इसकी है आपकी मात्र 620 मेगावाट। ठीक है। ये आपको ध्यान में
रखना है। ठीक है, शहरी कचरे से बिजली उत्पन्न करने के लिए दिल्ली के ओखला व तिमारपुर में, यहां पर जो है एक ध्यान में रखना है, शहरी कचरे से बिजली, शहरी कचरे से बिजली बन रही है। कहां पर बन रही है, शॉर्ट में बता दूं कहां पर बन रही है, दिल्ली में। और दिल्ली में कहां कहां बन रही है, तो दिल्ली में जो संयंत्र लगाए गए आपका, एक तो जो ओखरा में, कहां पर, ओखला में, और एक जो लगाया गया वो तिमारपुर में, तिमारपुर में। यह ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अपन बात कर लेते हैं जो है बायोमास वाले की। तो बायोमास में अगर अपन बात करें तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र, बायोडीजल संयंत्र कहां पर है, तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आपका काकीनाडा, और काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक जो आपको ध्यान में रख लेना है, एक मिनट ये अलग से है, एक ध्यान में रखना आपका पंजाब का जलखेड़ी, पंजाब का जलखेड़ी या जलखेड़ी जो जगह है, जलखेड़ी। ठीक है, यहां धान का जो भूसा उससे विद्युत का उत्पादन हो रहा है। किससे, धान, एक मिनट, धान मतलब जो खाना, जो अपना खनिज, मतलब सॉरी खनिज नहीं, खाने हो गए जैसे गेहूं वगैरह, जो धान होता है उसके जो भूसे से, धान की भूसी से विद्युत उत्पादन यहां पर हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं जो है बायोमास और बायोगैस में जो राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, शॉर्ट में लिख देता हूं थोड़ा सा, जो राज्य हैं अपने। सबसे पहला स्थान है इसमें महाराष्ट्र का, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि मिक्स नहीं हो जाए। सबसे पहला स्थान है महाराष्ट्र का। ठीक है, 2 नंबर पर है उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पर आपका कर्नाटक। ठीक है, बायोगैस की बात करें तो बायोगैस में 1 नंबर पर है महाराष्ट्र। ठीक है, 2 नंबर जो है आपका उसका नाम है उत्तर प्रदेश, और 3 नंबर पर है आपका कर्नाटक। सेम है दोनों में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन जो है भारत की कुल जो मतलब अधिस्थापित जो ऊर्जा क्षमता है, विद्युत क्षमता है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो, और लास्ट जो चीजें आ चुकी है अपनी, जो है भारत की संस्थापित या अधिष्ठापित विद्युत क्षमता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है आपका 31/12/2024 के अनुसार आंकड़े हैं, ध्यान रख लेना। 31 दिसंबर 2024 के अनुसार आंकड़े हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। सबसे पहले अपन बात करें कोयला से जो है 46% हिस्सा आता है। ठीक है, बात कर लेते हैं लिग्नाइट से, ये अलग से लिग्नाइट का, कोयले में ऊपर मैंने बताया था ना 49 पॉइंट कुछ ऐसे करके, वो था इन लिग्नाइट वगैरह का मिला के। ठीक है, लिग्नाइट और जो अन्य जो है उनका मिला के, जो आपका लिग्नाइट है आपका ये 1.4%, ये अलग है। लिग्नाइट कोयला होता है लेकिन अलग से बताया गया है। ठीक है, गैस का कितना है 5.4% विद्युत जो है उसमें योगदान। फिर जो बात आती है आपकी तेल की, प्राकृतिक तेल हो जो पेट्रोलियम है, उससे विद्युत बनाई जाती है 0.1%। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये क्या हो गए, सारे जीवाश्म ईंधन हो गए। तो कुल जीवाश्म ईंधन जो है इनका योगदान कितना है, तो जीवाश्म ईंधन का योगदान जो है आपका 52.9% है। ठीक है, फिर अपन बात आते हैं गैर जीवाश्म में, तो सौर ऊर्जा का जो है 21.2% है। फिर बात आती है पवन ऊर्जा की, एक मिनट, पवन ऊर्जा जो है, पवन के ऊपर आ जा भाई, पवन ऊर्जा जो है वो 10.4% है। जल ऊर्जा जो आपकी ठीक है, जल विद्युत भी कह सकते हैं, ये 10.2% है। ठीक है, बायोमास का योगदान विद्युत उत्पादन में जो है आपका 2.3% है। लघु जो जल विद्युत है, जो लघु जल विद्युत योजनाएं हैं उनका 1.1% है। एक वेस्ट टू एनर्जी, मतलब जो कचरे वगैरह से एनर्जी बनाई जाती है, वेस्ट टू एनर्जी, इसका 0.1% है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का जो है आपका
जो है 1.8% है। तो ये सारे हो गए गैर जीवाश्म वाले, गैर जीवाश्म। और गैर जीवाश्म का कुल योगदान आपका 47.1% है। ठीक है, ये अपन देख चुके। और कुल जो क्षमता है अपनी भारत की, यहां लिख देता हूं मैं, ये जो है 4,62,002, 4,62,002 क्या है, मेगावाट। ये ध्यान में रखना है। और अब जो लास्ट लाइन में लिख देता हूं कि जो है भारत की अधिष्ठापित क्षमता का अवरोही यानी घटता क्रम, अवरोही क्रम, कौन सा जो है अवरोही क्रम है वो ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो कोयला, कोयला के बाद में आते हैं सौर, सौर के बाद में आती है जल विद्युत, जल विद्युत के बाद में आती है पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बाद में प्राकृतिक गैस, और प्राकृतिक गैस के बाद में जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा का मतलब है बायोमास व बायोगैस, बायोमास प्लस बायोगैस। ठीक है, उसके बाद में आती है परमाणु ऊर्जा। ये जो है आज के अपने ऊर्जा क्षमता पूरी देख ली अपन ने। बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है ये, लगभग जो है 1 घंटे जो है 6 मिनट की। तो उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे जीवा स्टडी के साथ।